देखिए आज दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 16 शुरू करेंगे धारा 204 से। अध्याय जो 16 है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई का प्रारंभ किए जाने से संबंधित है। मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई प्रारंभ कैसे की जाती है, तो धारा 204 से शुरू होता है। धारा 204 जो है आदेशिका का जारी किए जाने से संबंधित है कि आदेशिका कैसे जारी की जाएगी, मजिस्ट्रेट द्वारा किन मामलों में जारी की जाएगी। पहला देखिए, इसमें पहला क्लॉज कहता है धारा 204 का पहला, यदि किसी अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है। तो कोई भी मजिस्ट्रेट किसी आदेशिका को कब जारी करता है, तो ये लिखा है कि कब जारी करता है, यदि किसी भी अपराध के संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्रवाई करने के लिए क्या है, पर्याप्त आधार। किस लिए क्या के आधार है, कार्रवाई करने के लिए, कार्रवाई के क्या है, पर्याप्त आधार है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी मामले में कार्रवाई करने के लिए क्या है, पर्याप्त आधार है, तो वो क्या कर सकता है। देखिए पहला ए कहता है, मामला प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त की हाजिरी के लिए समन जारी करेगा। कैसा मामला प्रतीत होता है, समन। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर मामला प्रतीत होता है, उसे लगता है कि ये मामला समन मामला है, तो क्या जारी करेगा, समन जारी करेगा। कैसे मामलों में, जब लगता है उसे कि मामला समन प्रकृति का है, जहां समन जारी किए जा सकते हैं, तो वो क्या करेगा, समन जारी करेगा। दूसरा कहता है, मामला वारंट मामला प्रतीत होता है तो वह अपने या उसकी अपनी अधिकारता नहीं है, तो अधिकारता रखने वाले किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के निश्चित समय पर लाए जाने या हाजिर होने के लिए वारंट या यदि ठीक समझे तो समन जारी कर सकता है। तो क्या जारी करेगा, अगर उसे लगता है कि वारंट मामला है, या तो खुद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हो सकता है या किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हो सकता है, ये तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह रहा है कि भैया अगर वारंट मामला प्रतीत होता है, उसे लगता है कि जो वारंट मामला है, तो क्या जारी करेगा, वारंट जारी करेगा। सामान्यतः तो क्या करेगा, वारंट जारी करेगा। समन मामले में तो केवल समन ही जारी करेगा, है ना। और अगर वारंट मामला है तो क्या करेगा, वो वारंट जारी करेगा। अगर लेकिन उसे लगता है कि नहीं वारंट की जरूरत नहीं है, समन से काम चल सकता है, तो क्या करेगा, समन भी जारी कर सकता है। तो वारंट अगर मामला है तो इसमें दोनों जारी हो सकते हैं, समन भी जारी हो सकता है, वारंट भी जारी हो सकता है। समन मामले में केवल समन जारी होता है, बस इतना याद रखना है कि समन मामला प्रतीत होता है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, समन जारी करेगा। क्योंकि देखिए आदेशिकाएं क्या कहते हैं, आदेशिकाएं जारी, इनको आदेशिकाएं बोलते हैं। समन वारंट वगैरह है, ये सब किसको क्या बोलते हैं, आदेशिकाएं बोलते हैं। तो ये समन जो है कब जारी करता है, समन मामला होता है। और अगर वारंट मामला उसे लगता है कि वारंट मामला है, तो वारंट मामले में वो वारंट जारी करेगा, या फिर अगर उसे लगता है कि नहीं वो समन से काम चल जाएगा, तो समन भी जारी कर सकता है। तो याद रखेंगे, समन वारंट मामले में समन वारंट दोनों जारी कर सकता है, जैसी स्थिति हो, जैसा उसे लगता है कि भी वारंट की आवश्यकता नहीं, समन से काम चल जाएगा, तो समन। वारंट का मतलब क्या है, गिरफ्तार पकड़ के ले आओ। समन का मतलब क्या है, भाई आपको सूचना दे दी कि आप उपस्थित हो जाओ। उसे न्यायालय को लगता है कि नहीं ये आदमी खुद ही उपस्थित हो जाएगा, तो समन से काम चल जाएगा। उसको लगता है कि नहीं ये आदमी खुद उपस्थित होने वाला नहीं है, तो फिर कहेगा कि वारंट पकड़ के ले आओ इसे, है ना। तो इस तरीके से न्यायालय आदेश का वगैरह जारी कर सकता है। अब देखिए दूसरा, अभियुक्त के विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन तब तक कोई समन या वारंट जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि अभियोजन के साक्ष्यों की सूची फाइल नहीं कर दी जाती। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। क्या कह रहा है, कोई समन या वारंट, जो ऊपर समन या वारंट जो न्यायालय जारी कर रहा है, वो कब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक अभियोजन साक्ष्यों की, याद रखेंगे, ये याद रखना है आपको, अभियोजन साक्ष्यों की सूची न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर दी जाती। याद रखना इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है ये, कि न्यायालय समन या वारंट कब तक जारी नहीं करेगा, जब तक अभियोजन के साक्ष्यों की सूची न्यायालय के समक्ष फाइल नहीं कर दी जाती, यानी कि न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर दी जाती। तो अभियोजन की साक्ष्यों की सूची, ये पूछा जाता है कि न्यायालय कोई समन या वारंट जारी कर सकता है किसी मामले में, कब जारी करता है, जब अभियोजन साक्ष्यों की सूची फाइल कर दी जाती है तब। तो अभियोजन साक्ष्यों की सूची फाइल कर दी जाती है तब न्यायालय क्या करता है, कोई समन या वारंट जारी करता है। तो याद रखना है, अभियोजन के साक्ष्यों की सूची फाइल करने के बाद न्यायालय क्या करता है, समन या वारंट जारी करता है। अभियोजन ने समन
अब सिवा सी बात है, ये तो वैसे भी आप इस अनुमान लगा सकते हैं कि जब साक्ष्यों की सूची फाइल हो जाएगी उसी के बाद तो न्यायालय समन वारंट निकालेगा इन साक्ष्यों के लिए, इनको बुलाना है, कुछ करना है, तब तो समन वारंट जारी करेगा ना, वैसे तो कर नहीं सकता ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि न्यायालय कब समन वारंट जारी करता है, जब साक्ष्यों की सूची अभियोजन साक्ष्यों की सूची क्या कर दी जाती है, फाइल कर दी जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। तीसरा देखिए, लिखित परिवाद पर संस्थित कार्रवाई में उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन या वारंट के साथ उस परिवाद की एक लिखित प्रतिलिपि होगी, ये भी याद रखना है। ये क्या कह रहा है भाई कि लिखित परिवाद पर संस्थित कार्रवाई में उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन या वारंट के साथ उस परिवाद की एक प्रतिलिपि होगी। कैसा परिवाद, ये परिवाद मामले है। क्या है ये, परिवाद, परिवाद वाला मामला है, और परिवाद भी कैसा है, लिखित। कैसा परिवाद है, लिखित परिवाद किया गया है। अगर परिवाद किया गया तो ये कह रहा है कि जब समन या वारंट न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है इस तरीके के मामलों में, तो समन या वारंट के साथ, ये समन या वारंट के साथ क्या रहेगी, इस परिवाद की कॉपी क्या लगी रहेगी, कॉपी भी लगाई जाएगी। इसकी कॉपी भी लगाई जाएगी, फोटो कॉपी वगैरह लगा दी जाएगी, ताकि पता पड़े कि क्या परिवाद, क्या कंप्लेन है आपके खिलाफ, क्या शिकायत है, तो उसकी एक कॉपी भी लगाई जाएगी। समन या वारंट के साथ उसकी क्या लगाई जाएगी, कॉपी भी लगाई जाएगी। परिवाद की प्रतिलिपि, कॉपी मतलब प्रतिलिपि, उसकी फोटो कॉपी कह लीजिए, प्रतिलिपि उसकी लगाई जाएगी समन और वारंट की। कब लगाई जाएगी, जब परिवाद लिखित में होता है। जब परिवाद कैसा होता है, लिखित में होता है तब। चौथा देखिए क्या कहता है, जब तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई आदेशिका फीस या अन्य फीस संदेह है, तब कोई आदेशिका तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक फीस नहीं दे दी जाती, और यदि ऐसी फीस उचित समय के अंदर नहीं दे दी जाती तो मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि न्यायालय जब तक कोई समन या वारंट जारी नहीं करेगी, जब तक जो उसकी फीस काय की, जो समन वारंट की जो फीस होती है वो जमा नहीं कर देते न्यायालय में, तब तक न्यायालय कोई समन या वारंट जारी नहीं करेगा। तो पहले फीस जमा करनी पड़ेगी न्यायालय, उसके लिए शुल्क, जो भी न्यायालय का शुल्क तय हुआ वो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यायालय में जमा करना पड़ेगा, तभी न्यायालय समन और वारंट इशू करेगा। और एक निश्चित सीमा, जो भी समय सीमा होती है, उस समय सीमा के भीतर अगर आप फीस जमा नहीं करते हैं तो न्यायालय क्या करेगा, आपके परिवाद को क्या करेगा, खारिज कर देगा। न्यायालय आपके परिवाद को क्या करेगा, खारिज कर देगा। अगर आप फीस जमा नहीं करोगे तो न्यायालय क्या करेगा, परिवाद को खारिज कर देगा। अगर निश्चित समय सीमा के भीतर, जो भी समय अवधि निश्चित है, उस समय अवधि के भीतर अगर आप न्यायालय की फीस को जमा नहीं करते हैं तो न्यायालय क्या करेगा, आपके परिवाद को खारिज कर देगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तीनों पॉइंट इसके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो। 87 लाख रुपया देखिए पांचवा, यानी ये मानिए ये धारा ही इंपॉर्टेंट है आपकी, है ना, पूरी की पूरी धारा इंपॉर्टेंट है। इस धारा की कोई बात धारा 87 के उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। ये कह रहा है धारा 87 पे, ये धारा जो है धारा 87 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। धारा 87 क्या कहती है, वारंट के बदले समन के बदले वारंट। न्यायालय समन के बदले वारंट कब इशू कर सकता है, उसमें प्रक्रिया बताई गई, कब कर सकता है, समन के बदले वारंट वाली बात कह रहा है कि समन के बदले, ये जो धारा है ये क्या कहती है, समन के बदले न्यायालय वारंट कब जारी कर सकता है, उससे संबंधित है। तो ये क्या, ये धारा पे ये कोई प्रभाव नहीं डालेगी। ये क्या कहता है, इस धारा पर, ये कोई धारा, ये जो धारा 204 है, इस पर प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है। अब देखिए अगला सेक्शन, इंपॉर्टेंट धारा है, इसको ध्यान से रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, आप याद करिएगा इसको, अच्छी इंपॉर्टेंट है ये धारा 204। देखिए इसके बाद आगे अब आती है धारा 205, सेक्शन 205। सेक्शन 205 जो है, मजिस्ट्रेट का अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति। ये याद रखना है, ये भी सेक्शन पूछा जाता है कि व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति कैसी, व्यक्तिगत मतलब पर्सनली किसी को उपस्थित होने से मुक्ति दे सकता है न्यायालय, कि आपको न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। तो किन व्यक्तियों को दे सकता है, ये आपको देखना है, व्यक्तिक उपस्थिति। उपस्थिति से क्या है, मुक्ति। तो पर्सनल उपस्थिति है, कुल मिला के हाजिरी कह लीजिए, हाजिरी से मुक्ति है। ये कैसे मुक्ति है, हाजिरी से मुक्ति, हाजिरी से मुक्ति।
ये धारा काय से है, हाजिरी से मुक्ति है, आपको हाजिरी से मुक्ति मिल जाएगी, आपको न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं। कब, देखिए ये क्या कहता है, पहला क्लॉज इसमें भी है। देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है, पहला क्लॉज कहता है जब कभी कोई मजिस्ट्रेट समन जारी करता है तब यदि उसे ऐसा करने का कारण प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्त कर सकता है और अपने प्लीडर द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है। तो सिंपल ही बात लिखा है कि जब कभी भी न्यायालय को लगता है, कब, जब कभी भी, जब कभी कभी भी न्यायालय को क्या लगता है कि इस व्यक्ति की हाजिरी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, इसमें लिखा जब कभी भी मजिस्ट्रेट समन जारी करता है तब यदि उसे ऐसा करने का कारण प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति कर सकता है और उसके प्लीडर द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है। ये कह रहा है जब कभी भी न्यायालय क्या करता है, कोई समन वगैरह जारी करता है और उसे लगता है कि इस व्यक्ति की हाजिरी आवश्यक नहीं है तो कह सकता है कि भैया अपने वकील के माध्यम से मतलब उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, आप आने की जरूरत नहीं है, केवल वकील आ गया आपका तो मान लिया जाएगा कि आप उपस्थित हो गए। तो इस तरीके से क्या दे सकता है, मुक्ति दे सकता है व्यक्ति को। दूसरा कहता है, देखिए पॉइंट तो कोई खास नहीं, बिल्कुल इतना याद रखना कि न्यायालय को अगर लगता है कि हाजिरी की आवश्यकता नहीं है तो मुक्ति दे सकता है। दूसरा, किंतु मामले की जांच या विचारण करने वाला मजिस्ट्रेट स्वविवेक के अनुसार कार्रवाई के किसी प्रक्रम में अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी का निर्देश दे सकता है और यदि आवश्यक हो तो उसे इस प्रकार हाजिरी होने के लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से व्यवस्था कर सकता है। अब ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि भाई मुक्ति मिल गई है, लेकिन जब कभी न्यायालय चाहे, जांच और विचारण करने वाला न्यायालय, जो भी न्यायालय जांच करता है या विचारण करता है, अब इनको मुक्ति मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि न्यायालय इन्हें बुला नहीं सकता। ये कह रहा है कि जब भी न्यायालय को इनकी आवश्यकता पड़ेगी, इनको मुक्ति दे दी कि भैया आने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आ गई कि न्यायालय को लगता है कि इन व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना चाहिए, तो न्यायालय क्या कर सकता है, न्यायालय इनको बुला सकता है, भले ही न्यायालय ने इनको व्यक्तिगत हाजिरी से मुक्ति दे रखी हो। अगर न्यायालय अगर बुलाना चाहेगा तो उनको किसी भी प्रकरण पर, जांच और विचारण के किसी भी प्रकरण पर क्या कर सकता है, इनको बुला सकता है। अब मुक्ति कैसे दे सकते हैं, मुक्ति का तो सीधा सीधा है, अगर कुछ मामला ऐसा है कि जरूरत ही नहीं है इनके आने की तो न्यायालय दे सकता है कि कोई जरूरत नहीं है ना, और या फिर कोई क्या कहते हैं रोगी है, वृद्ध है या दूर रहता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उन कारणों से भी न्यायालय क्या दे सकता है, व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है। तो जैसा मामला है उसके हिसाब से दे सकता है और व्यक्ति की हालत के हिसाब से भी दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि न्यायालय ने मुक्ति दे दी तो बस सब घर पे पड़े हैं, कोई जरूरत नहीं, न्यायालय बुला रहा तो भी नहीं जा रहे, बोले हमें तो आप मुक्ति दे दी, नहीं, न्यायालय को जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी वो आपको बुला सकता है, आपको तलब कर सकता है। ये कहता है दूसरा क्लॉज इसका। अब देखिए 206 इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, पूरे सेक्शन इसके लगभग इंपॉर्टेंट ही। 205 भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है सेक्शन, तो सेक्शन याद रखना है आपको। ये भी याद रखना है कि व्यक्तिगत हाजिरी से मुक्ति दे दी है तब भी न्यायालय को जब आवश्यकता पड़ेगी वो आपको तलब कर लेगा। ठीक है, 206 याद रखिए, सेक्शन 206 छोटे मामले, ये तो सबको याद ही होगा, याद रखेंगे छोटे केस, छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन, क्या इसको विशेष समन के नाम से भी जानते हैं, विशेष समन, या छोटे मामले हैं छोटे वाले, तो इसको विशेष समन पूछा जाता है कि विशेष समन किस धारा में 206 में दिया गया है, छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन। तो क्या पूछा जाता है कि छोटे अपराधों से संबंधित कौन सी धारा, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। इसमें देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है, पहला क्लॉज कहता है यदि किसी छोटे अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की यह राय है कि मामले को धारा 260 या 261 के अधीन संक्षिप्त निपटाया जा सकता है तो वह मजिस्ट्रेट उस दशा के सिवाय जहां वह उन कारणों को लेखबद्ध किए जाएंगे उसकी प्रतिकूल राय है कि अभियुक्त से यह अपेक्षा करते हुए उसके लिए समन जारी करेगा कि वह विनिर्दिष्ट तारीख को मजिस्ट्रेट के समक्ष या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा हाजिर हो या वह मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप का दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है तो लिखित रूप में वह अभिभाषक और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम या डाक या संदेश भाग द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व भेज दे, या यदि प्लीडर द्वारा हाजिर होना चाहता है और ऐसे प्लीडर द्वारा उस आरोप के दोषी होने का विवचन करना चाहता है तो प्लीडर को अपनी ओर से आरोप के दोषी होने का अभिवचन करने के लिए लिखकर प्राधिकृत करे और ऐसे प्लीडर की मार्फत जुर्माने का संदाय करे। परंतु भी लिखा है, परंतु ऐसे समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम 1000 रुपए से अधिक ना होगी। देखिए अब ये कंडीशन क्या है, ये कह रहा है कि कोई छोटे मामले हैं, कैसे मामले, छोटे मामले, छोटे मामले हैं कोई, और न्यायालय को लगता है कि उनका क्या कर सकते हैं, संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं। कैसा, संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं, उनको लग रहा है कि इसको संक्षिप्त में निपटाना, संक्षिप्त विचारण
न्यायालय को लगता है कि इसका संक्षिप्त विचारण करना जरूरी, मतलब उनको लगता है कि छोटे मामले हैं, क्यों बड़ा लंबी प्रोसेस की जाए, इसको संक्षेप में निपटा लिया जाए, बिल्कुल संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन किया जाए। तो वो क्या करेगा, एक समन जारी करेगा। न्यायालय क्या करेगा, एक समन, जिस जो भी अभियुक्त है उसके नाम एक समन जारी करेगा, और समन जारी करके वो क्या लिखेगा कि अगर आप वो समन जारी करेगा और उससे क्या कहेगा समन में, तो जो कारण वगैरह वो सारे लिख देगा। तो जो भी मामला है उसके कारण वगैरह तो लिखने पड़ेंगे, सारे कारण वगैरह लिखने के बाद क्या कहेगा वो अभियुक्त से कि भैया आप अभियुक्त, जो अभियुक्त है उसको समन करेगा, उससे क्या कहेगा कि आप अपना दोष स्वीकार करते हैं कि नहीं। अगर आप दोष स्वीकार करते हैं, क्या करते हैं ये याद रखना, दोष स्वीकार, इससे स्वीकार की बात कह रहा है कि भैया आप दोष स्वीकार कर लें, अगर आप अपना दोष स्वीकार कर रहे हैं, जो भी रकम है, इसमें रकम भी देखिए कि 1000 छोटे मामले कौन से माने जाएंगे, जिनमें 1000 रुपए से अधिक की शास्ति ना हो। तो छोटे मामले ये भी याद रखना है, छोटे मामले कौन से हैं, जिनमें 1000 रुपए तक का जुर्माना है, केवल जुर्माना, सजा नहीं है इसमें, केवल जुर्माना है 1000 रुपए तक का, ऐसे मामले छोटे मामले। तो न्यायालय कहेगा कि भैया अगर आप दोषी हैं और अगर आपको लगता है कि आप दोष से आपने अपराध किया है, तो आप अपना अपराध कर ली। मान लो न्यायालय ने इसमें 1000 में से अधिकतम है वो, तो उसमें 500 लगा दिया, या मान लीजिए 1000 लगा दिया, दोनों में से कुछ भी लगा सकता है। अब न्यायालय ने उसको लगा दिया और न्यायालय ने कहा कि भैया अपना दोष स्वीकार कर लीजिए, और जो जुर्माने की रकम है डाक के द्वारा भेज दो, या प्लीडर के माध्यम से भेजना चाहते हो, प्लीडर के या वकील के माध्यम से उपस्थित होकर भेजना चाहते हो, तो वकील को लिखित प्राधिकार दे दो, और वकील आपकी मार्फत क्या करेगा, उसको न्यायालय में जमा करा लेगा। तो मान लिया जाएगा कि भैया आपकी दोष सिद्धि भी हो गई, और जो जुर्माने की रकम थी वो क्या हो गई, वसूल हो गई। तो इस तरीके से वो मामले को निपटाया जा सकता है। इसमें क्वेश्चन आता है कि छोटे मामले कौन से अपराध हैं जिनमें 1000 रुपए तक का केवल जुर्माना। अगर इसमें छोटे मामलों में हमें 1 दिन का भी सजा जोड़ दें तो फिर वो छोटे मामले नहीं रह जाते, वो अलग हो जाएगा। तो केवल जुर्माना है, 1000 रुपए तक का क्या जुर्माना, ऐसे अपराध जिनमें 1000 रुपए तक का जुर्माना होता है। और ये उसमें भी समन कब होता है, जब ये व्यक्ति स्वीकार लेता है अपने जुर्म को और कहता है कि भैया कौन रट्टे में पड़े, हम मान लेते हैं हमने अपराध किया, लो 1000 रुपए, और न्यायालय में जमा करा देता है। तो इस तरीके से भी उस मामले को निपटाया जा सकता है। लेकिन अगर दूसरा है आगे, तो ये भी याद रखना कि छोटे मामले कहाँ हैं, जिसमें 1000 रुपए। अब दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें क्या कहते हैं, इस धारा के प्रयोजन के लिए छोटे अपराध से कोई ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो केवल 1000 रुपए से अनधिक जुर्माने से दंडनीय है, किंतु इसके अंतर्गत कोई ऐसा अपराध नहीं है जो मोटर यान अधिनियम 1939 के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन, जिसमें दोषी होने के अभिभाग पर अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसको दोषित करने के लिए इसलिए उपबंध है, इस प्रकार दंडनीय है। तो ये कह रहा है मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ इसमें लिखा है कि ये छोटे अपराध क्या है, जिनमें 1000 रुपए तक का केवल जुर्माना है, लेकिन इस अधिनियम में मोटर व्हीकल एक्ट की कुल मिला के शामिल नहीं है। मोटर व्हीकल जो एक्ट है वो इसमें शामिल नहीं। क्या है इसमें, कुछ ऐसे प्रोविजन, पहले अब तो अमेंडमेंट हो गया, पहले कुछ ऐसे प्रोविजन है कि भैया आपने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया तो 1000 रुपया भरो आप और छूट जाओ, चले जाओ। तो वो कह रहा है वो वाली बात यहाँ लागू नहीं होती, ये ये वाली जो बात है वो मोटर व्हीकल एक्ट पर लागू नहीं होती। कुल मिला के मोटर व्हीकल एक्ट यहाँ पर लागू नहीं होता, जो मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो मोटर व्हीकल एक्ट वाले जो जुर्माने, भले उसमें 1000 का जुर्माना हो, वो इस धारा पे लागू नहीं होगा। ठीक है, ये कह रहा है। तीसरा कहता है राज्य सरकार किसी मजिस्ट्रेट, तीसरा क्या कहता है, राज्य सरकार किसी मजिस्ट्रेट को उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे अपराध के संबंध में करने के लिए जो धारा 320 के अधीन समनीय है, या जो कारावास से जिसकी अवधि 3 माह से अधिक नहीं है, या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से यह सशक्त कर सकता है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट की राय में केवल जुर्माना अधिरूपित करने से न्याय के उद्देश्य को पूरा हो जाएगा। क्या कह रहा है ये, मतलब ये देखिए कह रहा है ऐसे 320 में, तो आप जानते हैं 320 में क्या है, वो अपराध जिनमें समन हो सकता है, राजीनामा होता है, समनीय अपराध। 320 में कौन से है, समनीय अपराध है, ये तो आप जानते हैं। कैसे अपराध है, समनीय अपराध। 320 में कौन से अपराध दिए, समनीय अपराध, यानी जिनमें राजीनामा हो सकता है। तो ये कह रहा है समनीय अपराध है, और ऐसे अपराध है जिसमें 3 माह से अनधिक की या जुर्माने या दोनों से। कैसे अपराध है जिसमें केवल 3 माह तक की सजा होती है, 3 माह तक की सजा होती है, या फिर जुर्माना या दोनों, इस तरीके के अपराध हैं अगर। तो न्यायालय कह रहा है, तो यहाँ कह रहा है कि उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट की राय में केवल जुर्माना, अब ये इस तरीके का अपराध है, समनीय अपराध है, और अगर मजिस्ट्रेट की राय में कि केवल जुर्माने से काम चलेगा, इसमें 3 माह, हालांकि 3 माह की सजा हो सकती है या जुर्माना भी हो सकता है, लेकिन न्यायालय को लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे केवल जुर्माने से काम चल जाएगा। कैसे,
जुर्माने से। तो इसको प्राधिकृत किया जा सकता है मजिस्ट्रेट को किस तरीके से, इस तरीके से समन करने के, इस तरीके से समन, ये 1000 वाला जो समन भेजा था कि भाई जमा कर दो, तो इस तरीके से न्यायालय को प्राधिकृत किया जा सकता है। कौन से मामले? केवल 3 माह तक के जो मामले हैं कि भाई आप केवल जुर्माना वसूल कर लो और मान लिया जाएगा कि ये मामला निपट गया। तो इस तरीके से इन मामलों को के मजिस्ट्रेट को सुनने के लिए कुल मिला के प्राधिकृत किया जा सकता है। कि केवल क्यों इसीलिए किया जा सकता है कि मामलों की बाढ़ लग जाती है, बहुत सारे मामले हो जाते हैं, तो छोटा मामला जुर्माना ले लो और खत्म करो मामले को। तो इस तरीके से भी इस तरीके के जो अपराध होते हैं केवल 3 माह तक के जो दंड से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होते हैं, और जो समनीय होते हैं, याद रखना समनीय मामले हैं, समनीय होना चाहिए 320 के अधीन। तो इस तरीके के अपराधों को भी केवल जुर्माना यानी 1000 रुपए तक का जो जुर्माना है उसको वसूल करके क्या किया जा सकता है, निपटाया जा सकता है। इसके लिए मजिस्ट्रेट को क्या किया जा सकता है, प्राधिकृत किया जा सकता है अगर सरकार चाहती है तो। अब देखिए धारा 207, धारा 207 कहती है अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि देना, या ये भी याद रखना सेक्शन प्रतिलिपि देने से संबंधित है। किस क्या देने से संबंधित है, प्रतिलिपि, दस्तावेज वगैरह देने से संबंधित प्रतिलिपि। प्रतिलिपि मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट, आप कोई भी कार्रवाई होती तो उसके जो डॉक्यूमेंट होते, फोटो कॉपी वगैरह देना, कोई दस्तावेज वगैरह देना, वो उससे संबंधित है 207। किसको देना है, अभियुक्त को। जो भी अभियुक्त है उसको देंगे ना, तभी तो उसको समझ में आएगा कि भाई उसके खिलाफ कार्रवाई क्या चली। प्रतिलिपि देने का उद्देश्य, कोई दस्तावेज देने का उद्देश्य ये होता है कि उसको ये समझ में आ जाए कि उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई चल रही है, उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको क्यों न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। तो जब उसको दस्तावेज मिल जाएंगे तभी तो वो समझ पाएगा और तभी तो वो अपना बचाव कर पाएगा, इसलिए प्रतिलिपियों से दी जाती है। ठीक है, तो सेक्शन याद रखना है, दस्तावेज देने से संबंधित है कुल मिला के, किसको दिए जाते हैं, अभियुक्त को, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उसको दिए जाते हैं। देखो, अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना। इसमें कहता है किसी ऐसे मामले में जहां कार्रवाई पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित की गई है, मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से प्रत्येक की प्रतिलिपि अभियुक्त को अविलंब निःशुल्क देगा। कैसा कह रहा है कि भाई कौन सी कार्रवाई, जहां कार्रवाई कैसी की जा रही है, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। कौन से आधार पर, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। कार्रवाई कैसे की जा रही है, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अगर कार्रवाई की जा रही है तो इसमें कह रहा है कि मजिस्ट्रेट जो है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से प्रत्येक की प्रतिलिपि अभियुक्त को अविलंब निःशुल्क देगा। अविलंब कैसे देगा, निःशुल्क, उसके लिए कोई चार्ज वगैरह नहीं ली जाएगा। अविलंब मतलब तुरंत, जैसे ही कार्रवाई होना शुरू होती है और जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास आती है वो तुरंत उनको उपलब्ध करा देगा। कौन कौन सी प्रतियां देगा, ये इस पर लिस्ट दे रखी है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं लिस्ट में कौन कौन सी। पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट की प्रति मिलेगी तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, जो ऊपर लिखा है पुलिस, हाँ ये लिखा ही है पुलिस रिपोर्ट। दूसरा कह रहा है धारा 154 के अधीन लेखबद्ध की गई प्रथम इत्तला रिपोर्ट यानी एफआईआर की कॉपी, एफआईआर की कॉपी, पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर। उसके बाद धारा 161 की उपधारा 3 के अधीन अभिलिखित उन सभी व्यक्तियों के कथन, तो कथनों की लिख लीजिए, 161 के कथन, कथनों की जो कॉपी होती है वो भी दी जाएगी। कुल मिलाकर जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं, पहले एफआईआर है, फिर पुलिस रिपोर्ट है, फिर कथन है, जो भी है सबकी कॉपी हम न्यायालय के द्वारा इनके तो उपलब्ध कराई जाएंगी। 161 की उपधारा 3 के अधीन अभिलिखित उन सभी व्यक्तियों के कथन जिनकी अपने साक्षियों के रूप में परीक्षा करने का अभियोजन का विचार है, उसमें से किसी ऐसे भाग को छोड़कर जिसको ऐसे छोड़ने के लिए निवेदन धारा 173 की उपधारा 6 के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया। ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, कोई ऐसी बात है कि जो उसमें से लोक हित की हानि होगी, ऐसी कोई बात है तो उसको छोड़ के बाकी जो है सुसंगत है उन सबकी क्या दी जाएगी, कथन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। 164 के अधीन लेखबद्ध की गई कोई संस्वीकृति अगर हो, अगर मान लो 164 के बयान हुए, कुल मिला के संस्वीकृतियां हुई हैं, तो उनकी कॉपी भी क्या कराई जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। कोई अन्य दस्तावेज या उसका सुसंगत उद्धरण जो धारा 173 की उपधारा 5 के अधीन पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजी गया है, तो 173 के अलावा अन्य कोई सुसंगत अन्य दस्तावेज लिख लीजिए, तो अन्य कोई दस्तावेज जो है सो भी सुसंगत है, मामले से रिलेवेंट है, उन सारे चीजों, सारे दस्तावेजों की प्रतिलिपि वगैरह क्या कराई जाएगी, इन लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। किसको, अभियुक्त को उपलब्ध कराई जाएगी। तो बस आपको सेक्शन याद रखना, ये तो आप जानते हैं, ये सारी चीजें इनको उपलब्ध कराई जाएगी। परंतु देखिए इसमें परंतु क्या कहता है, परंतु देखिए, परंतु कहता है मजिस्ट्रेट खंड 3 में निर्दिष्ट कथन के किसी ऐसे भाग का परिशीलन करने और ऐसे निवेदन के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए कारणों पर विचार करने के पश्चात यह निर्देश दे सकता है कि यह कथन के उस भाग की या उसके ऐसे प्रभाग की जैसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे एक प्रतिलिपि अभियुक्त को दी जाए।
ये वही बात कह रहा है जो कथन थे कि भी पुलिस अधिकारी ने कहा कि भैया ये जैसे मान लीजिए जो पूरा कथन है उसमें से उसने ये कहा कि भाई ये वाली लाइन आप इनको ना दें क्योंकि बोले इससे लोक हित में हानि होगी। तो अब इसका निर्धारण भी मजिस्ट्रेट करेगा कि भैया ये देनी है कि नहीं देनी है। तो जो परंतु वो यही कहता है कि इसका निर्धारण भी मजिस्ट्रेट साहब करेंगे, देखेंगे कि अगर उन्हें लगता है कि भाई पुलिस वाले ने जो बात कही है कि ये वाला कथन पूरी कॉपी दे दो, बस ये कथन नहीं देना है, तो अगर उन्हें लगता है कि इससे भी लोक हित में हानि होगी तो मना कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि नहीं भैया अभियुक्त को देना जरूरी है, ये तो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि कौन सी सूचना अभियुक्त के लिए आवश्यक, उसे लगता है कि नहीं भाई ये सूचना तो बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो मामला कैसे समझ पाएगा वो। अगर उन्हें लगता है तो वो अनुमति दे सकते कि नहीं इसकी भी कॉपी उसे दी जाए, तो ये मजिस्ट्रेट तय करेगी। एक और परंतु है इसमें, परंतु यह और कि यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि खंड 5 173 वाले में निर्दिष्ट कोई दस्तावेज विशालकाय है तो वह अभियुक्त को उसकी प्रतिलिपि देने के बजाय यह निर्देश देगा कि वह उसे स्वयं या प्रीडर द्वारा न्यायालय में उसका निरीक्षण करने के लिए दीजिए। जो आप जानते हैं, आप कुछ दस्तावेज ऐसे होते कि बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर है, बहुत उसमें काफी पन्ने, ये मान लो हजारों की तादाद में पन्ने हैं, ऐसा कोई दस्तावेज है तो मजिस्ट्रेट क्या कह सकता है कि भैया आपको प्रतिलिपि तो उपलब्ध नहीं करा सकते, बोले उसमें 500 पन्ने हैं, 1000 पन्ने, बोले अब कहाँ तक आप पढ़ोगे कि कहाँ तक उसकी फोटो कॉपी कराई जाएगी। तो एक काम करिए, आप उसका निरीक्षण कर सकते हैं, या तो आप कर ले या आपके वकील के माध्यम से भी कराना चाहे तो उसका निरीक्षण कर सकते हैं। निरीक्षण मतलब वही कॉपी आपके सामने रख दी जाती है, आप वहां जाके पढ़ लीजिए, देख लीजिए, जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो नोट कर ले सकते हैं उसमें से, है ना। तो वो सारी सुविधाएं फैसिलिटी हो सकती है। तो ये कह रहा है कि अगर बड़ा कोई विशालकाय दस्तावेज है तो न्यायालय उसके निरीक्षण की कह सकता है कि भैया आप उसका निरीक्षण कर लो। ऐसा इसलिए होता है कि भाई बहुत बाद कभी कभी कुछ दस्तावेज बहुत बड़े हो जाते हैं, तो बहुत बड़े हुए हैं तो वो कब तक फोटो कॉपी होगी, कितनी फोटो कॉपी होगी, तो न्यायालय कहता है भैया आप एक काम करो, निरीक्षण कर लो। अब निरीक्षण करने का मतलब ये है कि जो नोट कर लेते हैं, और जिस निरीक्षण करा मान लो 500 पन्ने, 500 पन्नों में उनको लगे कि ये 10 पन्ने बोले हमारे काम के हैं, तो वो 10 पन्नों को टिक कर लेंगे अपने और बता देंगे कि ये 10 पन्नों की हमें कॉपी दे दी जाए, तो वो 10 पन्नों की उनकी उसमें कॉपी मिल जाएगी। तो जो भी टिक मार्क कर लिया है, नोट इट कर लिया, उनको जो उनके वकील ने लगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे काम का है, तो वो मिल जाएगी, पूरे की जरूरत फिर नहीं होती। ठीक है, अब देखिए 208 सेक्शन 208, सेक्शन जो 208 है ये देखिए ये क्या कहता है। जहां पुलिस ये सेक्शन 208 जो है सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त के कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना। 207 और 208 दोनों ही पूछा जाता है कि 207 और 208। 208 क्या कह रहा है, सेशन के बारे में कह रहा है कि सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त के कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां दिया जाना। तो 207 आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन आता है कि वो अभी अपन ट्रायल में पढ़ेंगे तब आएगा ये सब, इसलिए ये याद रखना है। उसमें लिखा रहता है धारा 207 208 का अनुपालन कर लिया है ना, तो याद रखना 260 भी कथन देने से संबंधित, आय से संबंधित है, सेशन ट्रायल वगैरह में जो मामले हैं उनसे संबंधित है, इसमें भी कथन वगैरह प्रतिलिपि वगैरह दी जाती है। ये कहता है जहां पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पे, वहां पे पुलिस रिपोर्ट पे थे, यहाँ पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पे है, ये अन्य आधारों पर है, ये पुलिस रिपोर्ट से भिन्न या कह लीजिए अन्य आधार पर है, अन्य आधार पर जो रिपोर्टें होती है उनके मामले में। जहां पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी मामले में धारा 204 के अधीन आदेशिका जारी करने वाले मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, वहां वह मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि अभियुक्त को अविलंब निःशुल्क देगा। ये कह रहा है अन्य प्रकार के मामले जो पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा है और जो न्यायालय जो मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान कर रहा है उसे ये लगता है कि भाई ये जो मामला है सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वो अभियुक्त को भी क्या करेगा, जो भी सुसंगत दस्तावेज है, बस इतना याद रखिए, जो भी सुसंगत दस्तावेज है उनकी प्रतिलिपियां इस अभियुक्त को भी उपलब्ध कराएगा। क्योंकि अब सेशन जाएगा मामला तो ये बचाव कैसे करेगा, अपना मामले को कैसे समझेगा, इसलिए इसको भी उसकी कॉपियां उपलब्ध कराई जाएंगी। पहला कहता है इसमें, पहला कहता है उन सभी व्यक्तियों के जिनके मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षा की जा चुकी धारा 200 और 202 के अधीन लिखबद्ध किए गए कथन। चूंकि अब सेशन ट्रायल जा रहा है तो आप जानते हैं सेशन ट्रायल डायरेक्ट मामला तो जाता नहीं है, मजिस्ट्रेट क्या करता है पहले साक्षियों को बुलाता है, उनके कथन लिखबद्ध करता है। तो उसी की याद कह रहा है कि जो मजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया, जो कथन अभिलिखित किए हैं या जो परीक्षा की है, जो परीक्षा की है उनकी जो भी प्रतिलिपियां वगैरह है, कथनों की प्रतिलिपि वगैरह है 202 200 और 202 के अधीन, है ना, 200 और 202 202 के अधीन जो कथन वगैरह लिखबद्ध किए मजिस्ट्रेट ने उनकी प्रतिलिपियां उपलब्ध कराएंगी जाएंगी। इसके अलावा आप जानते हैं 161 के बयान होते हैं, 164 के बयान फल स्वीकृति वाले,
ये पुलिस के हो गए, ये संस्कृति हो गए, इनके जो भी कथनों के दस्तावेज वगैरह हैं उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश गई कोई अन्य दस्तावेज हो सकते हैं जिन पर निर्भर रहने वाला अभियोजन का विचार है। ऐसे अन्य कोई सुसंगत दस्तावेज मान लीजिए, तो अन्य कोई दस्तावेज हो सकते हैं जिन पर मामला निर्भर करता है ना, तो वो सुसंगत दस्तावेज अगर हैं, रिलेवेंट अगर मामले से हैं, तो उनको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। किसको उपलब्ध करा दिया जाएगा? अभियुक्त को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे वाली दोनों धारा सेम है, वो पुलिस रिपोर्ट पर थी और ये पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा है, बस इतना अंतर है और कोई खास अंतर नहीं है। और मामला लगता है कि सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मजिस्ट्रेट को, तो वो इन लोग अभियुक्त को भी उसकी फोटोकॉपी उपलब्ध करा देगा। आगे लिखा है, परंतु यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि कोई दस्तावेज विशाल का है, जी तो आप जानते हैं, तो इसमें अगर विशाल का है दस्तावेज, सेम वही बात है, इसमें निरीक्षण की अनुमति दे दी जाएगी। अगर विशाल का दस्तावेज है तो मजिस्ट्रेट क्या कह सकता है कि आप जाके दस्तावेज का निरीक्षण कर सकते हैं, अपने प्लीडर के माध्यम से कर सकते हैं, स्वयं करना चाहें स्वयं कर सकते हैं, दोनों जाके करना चाहें दोनों जाके कर सकते हैं। जो भी सुसंगत लगेगा, जो भी आपको ठीक लगेगा, उसकी फिर आपको दे दी जाती है कॉपी उतने उतने भाग की, उसमें आप नोटेड भी कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें दे दी जाती है। 207 208 एक साथ याद रखना, दोनों का सेट है 207 208। ठीक है। 200 ना कहता है जब अपराध अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना, ये भी कमिट से संबंधित है। इससे पहले भी अपन इसके बाद एक और भी पढ़ेंगे। देखिए 209, देखिए पहले इसको देखिए 200, अपन अभी ऊपर बात कर रहे थे कि भाई सेशन न्यायालय में जो है मामला डायरेक्ट नहीं जाता, उसी के बारे में है ये। देखिए ये क्या कहता है 200 ना, जो अपराध अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय तब मामला उसको सुपुर्दगी से संबंधित है। किसको सुपुर्द करना है? सेशन को। ये कह रहा है कि जब लगता है कि भैया मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तब सेशन न्यायालय को मामले को सौंपा जाने से संबंधित है। देखिए इसको पढ़ते हैं पहले। इसमें लगता है जब पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा संस्थित किसी मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है। ये क्या कह रहा है? जब पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा, दोनों ही मामले आते हैं इसमें, पुलिस रिपोर्ट पर मामला हो या किसी अन्य प्रकार से अन्यथा संस्थित हो, या पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर कोई मामला हो संस्थित, और जब मामला किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष आता है, किसके समक्ष आता है? मजिस्ट्रेट के ही पास आता है। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं कि कोई भी मामला किसके पास आता है? सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास आता है। तो मजिस्ट्रेट साहब के पास पहले मामला आता है, लाया जाता है, और मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। मजिस्ट्रेट साहब को क्या लगा मामले को देख के कि भैया ये तो सेशन ट्रायल है, मामला कैसा है? सेशन ट्रायल लगा उनके, भैया ये तो सेशन ट्रायल है, यानी सेशन ट्रायल है मतलब इनके दायरे में नहीं है, ये कौन करेगा इसका विचारण? इसका विचारण सेशन न्यायालय करेगा। तो ये क्या करेंगे? देखिए पहला कहता है इसमें ए, यथास्थिति धारा 207 208 के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द करेगा और जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए अभियुक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में तब तक के लिए प्रति प्रेषित करेगा जब तक कि सुपुर्दगी नहीं कर दी जाती। ये क्या कह रहा है भाई साहब? ये कह रहा है कि 207 और 208 का अनुपालन, 207 208 का अनुपालन मतलब इनको प्रतियां दे, अब जो उनको लग रहा है कि भाई मामला सेशन में जाने वाला है, कमिट होके जा रहा है, सेशन न्यायालय में जा रहा है, तो क्या करेगा जी? सीधी सी बात है, जो भी प्रतिलिपियां हैं, जो भी सुसंगत, ऊपर अपन जो पढ़ चुके हैं सुसंगत दस्तावेजों की, पहले तो ये देखेगा कि भाई इन्हें प्रतिलिपि वगैरह मिल गई कि नहीं मिल गई अभियुक्त को। और आगे लिखा है सुपुर्द करने और जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए अभियुक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में तब तक के लिए प्रति प्रेषित करेगा जब तक कि सुपुर्दगी नहीं कर दी जाती। ये क्या कह रहा है? जमानत मतलब अगर ऐसा कोई मामला है कि भाई उसकी जमानत ली जा सकती है तो जमानत भरवा लेगा उससे कि भैया आपको न्यायालय के समक्ष सेशन न्यायालय वाले, मतलब सेशन न्यायालय में जो आपको न्यायाधीश बुलाएंगे तब आप उनके समक्ष पहुंच जाना, जमानत भरवा लेगा। हाँ, अगर जमानत नहीं देते जे तो क्या करेगा? तो फिर नहीं छोड़ेगा, फिर तो सेशन न्यायालय देखेगा इनको, अगर ये जमानत भरते नहीं है तो फिर इनको क्या करा रहेगा? इनको पकड़े रहेगा जब तक सेशन न्यायालय कोई अन्य आदेश नहीं पारित कर देते। हाँ, अगर कोई ऐसा मैटर, हाँ देखिए जो मैटर पे डिपेंड करता है, अगर कोई ऐसा मैटर है, कोई गंभीर मैटर है, तो फिर जमानत नहीं भरवाएगा, फिर तो क्या कर देगा? सुपुर्द कर देगा इसको। कहाँ कर देगा? सुपुर्द, कस्टडी में भेज देगा इनको। अगर ऐसा कोई मामला है कि अभी उसे लगता है कि भैया इनकी जमानत नहीं हो सकती, तो इनको क्या दे भेज देगा? अभिरक्षा में भेज देगा। हाँ, अगर उसे लगता है कि भैया छोटा मामला है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, सेशन ट्रायल जरूर है लेकिन जमानत ले सकता है, तो जमानत उससे भरवा लेगा। और क्या कहेगा कि भाई जब भी आपको सेशन न्यायालय में बुलाया जाएगा तब आप क्या करोगे? उपस्थित होंगे। उसके बाद सेशन न्यायालय देखेगा कि जमानत उसको खारिज करना है या बनाए रखना है। वो सेशन न्यायालय में जब चला जाएगा तो उसके हिसाब से फिर सेशन न्यायालय अपने हिसाब से मामले को देख लेगा। सुपुर्दगी नहीं कर दी जाती। आगे लिखा है
जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए विचारण के दौरान समाप्त होने तक अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करेगा। ये कह रहा है जमानत से संबंधित नियमों के अधीन रहते हुए, तो ये बात इसीलिए कहा गया कि अगर जमानत से संबंधित नियमों के अधीन रहते हुए मतलब जो भी नियम दिए गए, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जहां स्पष्ट लिखा है कि जमानत नहीं होगी, स्वाभाविक सी बात है कि जमानत नहीं होगी तो नहीं होगी, और अगर कुछ मैटर ऐसे होते हैं जहां हो सकता है कि जमानत हो जाए तो उन मामलों में जमानत हो जाएगी। इसीलिए लिखा है कि जमानत से संबंधित नियमों के अधीन रहते हुए विचारण के दौरान और समाप्त होने तक, कैसे विचारण के दौरान और समाप्ति तक, विचारण चल रहा है और जब तक उसकी क्या नहीं हो जा सकती, समाप्ति नहीं हो जाती, उसको काय में रखा जाएगा, उसको अभिरक्षा में रखा जाएगा, कस्टडी में रखा जाएगा। अभिरक्षा, अभिरक्षा में क्या रखा जाएगा, उसे कस्टडी में रखा जाएगा, उसे अभिरक्षा में रखा जाएगा जमानत के नियमों के अधीन रहते हुए। ये लिखा है सब में, तो इसका मतलब यह है कि जो भी शर्तें हैं, जो भी प्रोविजन किए हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां नहीं हो सकती जमानत, कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां लगता है कि दी जा सकती, तो उन नियमों के अधीन रहते हुए सब्जेक्ट को क्या करा जाएगा, कस्टडी में रखा जाएगा। अगर जमानत हो जाती तो ठीक है, नहीं होती तो कस्टडी में तो रहेंगे ये विचारण के समय, और जब तक विचारण पूरा नहीं हो जाता उस समय तक इन्हें क्या रखा जाएगा, कस्टडी में रखा जाएगा। आगे कहता है मामले का अभिलेख तथा अन्य तथा दस्तावेज और वस्तुएं यदि कोई हो जिन्हें साक्ष्य में पेश किया जाना है उस न्यायालय को भेजेगा। तो ये न्यायालय को मामले से संबंधित कोई भी दस्तावेज वगैरह, ये तो आप जानते ही हैं, जब कोई न्यायालय मामले को भेज रहा है तो सुसंगत जो भी दस्तावेज होगा, जो न्यायालय है, जो मजिस्ट्रेट साहब के पास, ये क्या करेंगे, अब जब इनका मामला नहीं तो किससे भेज देंगे, सेशन को भेज देंगे जो भी सुसंगत दस्तावेज है। अगला कहता है मामले के सेशन न्यायालय के सुपुर्द किए जाने की लोक अभियोग को सूचना। अब ये भी बात सही है कि भैया जब मामला क्या कहाँ चला गया, सेशन में चला गया, तो लोक अभियोग को क्या दी जाएगी, सूचना दी जाएगी। लोक अभियोजक, लोक अभियोजक को सूचना क्यों दी जाएगी, भैया बचाव पक्ष से तुझे तो यही तो करेगा, अभियुक्त की तरफ से, बचाव पक्ष की तरफ से ये रहता है ना, ट्रायल करता है, तो भैया जो ट्रायल करेगा राज्य की तरफ से जो केस लड़ता है तो इसे पता तो हो भैया मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट से चला गया सेशन में, तो वहां पैरवी करेगा, कैसे पैरवी करेगा, नहीं पता ही नहीं पड़ेगा, यहाँ आ गए पैरवी करना है। तो इस एक नॉर्मली क्या होता है, इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि मामला सुपुर्द हो गया, किसको दी जाएगी सूचना, लोक अभियोजक को। अब देखिए दो चीजें आई थी इसमें, एक सेक्शन और याद रखेंगे आप, 323, ठीक है, 323 यही याद रखेंगे, इस पे ऊपर लिख लीजिए, इसी के ऊपर लिख लीजिएगा 323। देखिए 209 सेक्शन जो है वो काय से संबंधित है, मामले को सुपुर्द करने से संबंधित, सुपुर्दगी से संबंधित। तो ये भी सुपुर्दगी है, ये भी सुपुर्दगी, ये भी सेशन में सुपुर्दगी और ये भी सुपुर्दगी, दोनों सुपुर्दगियां हैं, है ना, दोनों में कमिट हो रहा है मामला, इसमें भी कमिट होता है और इसमें भी कमिट होता है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, बस इतना याद रखिए। इसमें अंतर इसमें यह है कि विचारण के पहले ही, मतलब विचारण नहीं हुआ, अभी न्यायालय के सामने मामला आया और उसने देखा कि मामला जो है 209 में क्या करा, आपने पढ़ा ना, मामला मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष आया और मजिस्ट्रेट साहब ने देखा कि ये तो भैया सेशन ट्रायल है, तो उसने क्या करा, मामले को सीधा सीधा क्या करा, सेशन न्यायालय के समक्ष क्या कर दिया, कमिट कर दिया। ये सारी फॉर्मेलिटीज करके, जो तो अपन पढ़ते थे, तो सारी फॉर्मेलिटीज होती है वो सारी पूरी कर करके क्या करा, मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। अब यहाँ क्या स्थिति है 323 में, यहाँ स्थिति यह कि यहाँ मजिस्ट्रेट साहब के मामला आया और मजिस्ट्रेट साहब ने क्या कर दी, ट्रायल चालू कर दी। भाई क्या कर दिया, ट्रायल चालू कर दी, ट्रायल करना शुरू कर दिया, विचारण प्रारंभ कर दिया, क्या कर दिया, विचारण प्रारंभ कर दिया। अब विचारण करते करते मजिस्ट्रेट साहब ने अभी डिसीजन नहीं किया, मजिस्ट्रेट साहब बीच में आ गए विचारण करके, और मजिस्ट्रेट साहब को लगा अरे भैया ये तो सेशन ट्रायल है। अब मजिस्ट्रेट साहब को यहाँ पता पड़ा इस प्रकरण पे कि अरे ये तो सेशन ट्रायल निकली, हमने तो इसका विचारण शुरू कर दिया, भैया आप क्या करें बोले, तो ये उस प्रकरण पे मामले को ट्रांसफर करना है। ये उस प्रकरण पर जब मजिस्ट्रेट साहब ने ट्रायल प्रारंभ कर दी और मजिस्ट्रेट साहब को बीच में लगा कि भैया ये तो आप ट्रायल शुरू कर दिया एक आध 2 महीने बाद कि भैया ये तो सेशन ट्रायल बन रहा है, हमने तो ट्रायल शुरू कर दिया, तो क्या करेंगे, तो उस प्रकरण पे मामला ट्रांसफर किया जाता, सुपुर्द किया जाता है 323 में, और प्रारंभिक चरण में कराया जाता है 209 में। तो इसको एक साथ लग के आपको याद रखना है, दोनों में यही अंतर होता है, दोनों ही कमिट वाली धाराएं हैं। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ बाद के प्रकरण में पता पड़ा मजिस्ट्रेट साहब को, तो मजिस्ट्रेट साहब फिर वही की वो मामले को क्या करेंगे, फिर भेज देंगे। फिर अब वो प्रक्रिया अपन जब 323 पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे कि फिर सेशन क्या करेगा, सेशन न्यायालय का फिर विवेक चलेगा, सेशन न्यायालय क्या करेगा, तो वो अलग हिसाब है। तो पहले तो बात आप इतना याद रखें कि ये तो प्रारंभिक चरण में है और ये विचारण के किसी बीच के प्रकरण में मजिस्ट्रेट साहब को पता पड़ता है तो वहां कमिट होता है, तो दोनों ही कमिट से संबंधित धाराएं, इसीलिए याद रखना है कि उसी पे लिख लीजिए डायरेक्ट पे इसको, ताकि आपको हमेशा याद रहे। 323 पे 209 लिख लीजिएगा।
ठीक है ना, ताकि आपको याद रहेगी कि दोनों धाराओं में क्या अंतर है, दोनों कमिट तो है लेकिन क्या अंतर है। अब देखिए धारा 210 सेक्शन 210 सेक्शन 210 देखिए क्या कहता है। सेक्शन 210 कहता है परिवाद मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण। ये कौन से अपराध है? परिवाद वाले। परिवाद मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण। ये वाला और देखिए 210, यह है परिवाद मामले और अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। देखिए इसमें पहला देखें परिवार वाले मामलों में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके बारे में है। ये कहता है पहला, जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी मामले में जिसे इसमें इसके पश्चात परिवाद मामला कहा गया है, मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच या विचारण के दौरान उसके समक्ष यह प्रकट किया जाता है कि उस अपराध के बारे में जो उसके द्वारा की जाने वाली जांच या विचारण का विषय है, पुलिस द्वारा अन्वेषण हो रहा है, तब मजिस्ट्रेट ऐसी जांच या विचारण को कार्रवाइयों को रोक देगा और अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी से उस मामले की रिपोर्ट मंगाएगा। अब देखिए ये बहुत क्या कहते हैं, थोड़ा अच्छा है ये वाला। देखिए क्या कहता है ये कि भैया आपने परिवाद किया, कंप्लेन किया, क्या किया? परिवाद किया, है ना, कंप्लेन किया, शिकायत किया, कोई मामला न्यायालय के समक्ष लाए कि भैया ये मामला है। अब मजिस्ट्रेट साहब को ये पता पड़ा कि जिस मामले की आप परिवाद कर रहे हैं, मतलब जिस मामले में आप शिकायत कर रहे हैं, उस मामले का क्या चल रहा है? अन्वेषण चल रहा है। क्या चल रहा है? अन्वेषण। उसकी अन्वेषण मतलब पुलिस जांच कर रही है, उसकी पुलिस क्या कर रही है? अन्वेषण कर रही है, साक्ष्य इकट्ठे कर रही है। तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, ये कहता है। तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? जो आपका परिवाद था, मतलब आगे नहीं बढ़ेंगे वो। आगे ऐसा परिवाद आ गया तो परिवाद के बाद मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? विचारण शुरू कर देगा, कार्रवाई प्रारंभ कर देगा ना। लेकिन उसको पता पड़ा कि भाई साहब अन्वेषण चल रहा है, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे, रोक देंगे। में क्या करेंगे? आपका परिवाद ले लेंगे, ऐसा नहीं कि परिवाद ग्रहण नहीं करेंगे, परिवाद तो ग्रहण कर लेंगे, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो कहेंगे कि भैया जब तक अन्वेषण की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वो आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। अब आप कहोगे ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे, अन्वेषण किस लिए किया जाता है? साक्ष्य के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि भैया जब आपने परिवाद किया है किसी मामले का, अगर उसमें और भी अच्छा साक्ष्य आ जाता है, पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन करती, कोई साक्ष्य आ जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मामले को निपटाने में क्या होगी? हेल्प होगी, सहायता होगी, और मामले को और अच्छे से समझने में भी सहायता होगी। इसीलिए उस कार्रवाई को क्या कर दिया जाता है? कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट रोक देता है कि जब तक अन्वेषण पूरा नहीं हो जाता तब तक। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? अन्वेषण तक मामले को रोक देगा और पुलिस वालों से क्या करेगा? वो अन्वेषण रिपोर्ट मंगाएगा। क्या करेगा? अन्वेषण रिपोर्ट को मंगाएगा। पता पड़ जाता है तो पुलिस वालों को आदेश देगा कि वो अन्वेषण रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जाए। ठीक है। अब आप कहोगे पेश तो करते ही हैं, पेश करते हैं, वो अन्वेषण करते हैं, जो सक्षम मजिस्ट्रेट होता है उसके समक्ष पेश करते हैं। अब इन्होंने दूसरे न्यायालय में करा, परिवाद किया है, तो जो परिवाद न्यायालय है वो इनसे क्या कर सकता है? अन्वेषण रिपोर्ट मंगा सकता है, पुलिस वालों से कहेगा कि भैया अन्वेषण रिपोर्ट लेके आइए। अब दूसरा देखिए, इसमें दूसरा कहता है यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी द्वारा, देखिए दूसरा, यदि अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 के अधीन रिपोर्ट की जाती है और ऐसी रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान किया जाता है जो परिवाद वाले मामले में अभियुक्त है, तो मजिस्ट्रेट परिवाद वाले मामले की और पुलिस रिपोर्ट से पैदा होने वाले मामले की जांच या विचारण साथ साथ ऐसे करेगा मानो दोनों मामले पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हो। अब ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि यदि अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 के अधीन रिपोर्ट की जाती है और ऐसी रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान लिया जाता है जो परिवाद वाले मामले में अभियुक्त है, तो मजिस्ट्रेट परिवाद वाले मामले की पुलिस रिपोर्ट से पैदा होने वाले मामले की जांच या विचारण साथ साथ ऐसे करेगा मानो दोनों मामले पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है। ये कह रहा है कि भैया पुलिस रिपोर्ट पेश की पुलिस अधिकारी ने, अन्वेषण करने के बाद पुलिस अधिकारी ने धारा 173 के अधीन क्या किया? रिपोर्ट पेश की, और उसी मामले में क्या हो रहा है? उसका परिवाद हो रहा है। तो दोनों मामले को न्यायालय कुल मिला के कैसे सुनेगा? जैसे कि मामला काय पे किया गया हो, पुलिस रिपोर्ट पर पेश किया गया, बस इतना याद रखना। कैसे करेगा? दोनों मामलों का विचारण जैसे मामला कैसे किया गया? पुलिस रिपोर्ट पर पेश किया गया हो, बस इतना याद रखना है।
अगर परिवाद किया, ये दोनों मामले ना, आपने परिवाद किया, अन्वेषण के बाद पुलिस अधिकारी क्या करता है, पुलिस रिपोर्ट पेश करता है। अब पुलिस रिपोर्ट भी आ गई और परिवाद भी आ गया, दोनों ही आ गए ना। परिवाद तो किया ही था और पुलिस रिपोर्ट भी आ गई, तो दोनों पे आ गए। तो उस मामले का कुल मिला के विचारण की बात हो रही कि उस मामले को फिर न्यायालय कैसे निपटाएगा, परिवाद के तरीके से निपटाएगा या पुलिस रिपोर्ट के आधार पर निपटाएगा। तो न्यायालय उसको पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही निपटाएगा। न्यायालय कैसे मानेगा, जैसे कि वो मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किया गया हो। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने परिवाद किया है और अन्वेषण किया, फिर अन्वेषण की रिपोर्ट आती है, यानी पुलिस रिपोर्ट आती है, तो पुलिस रिपोर्ट आ गई और आपने कंप्लेन तो किया ही किया है, तो ऐसे मामलों में न्यायालय कैसे मामले को निपटाएगा, जैसे कि मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, याद रखना आप, ठीक है। तीसरा देखिए, इसमें तीसरा कहता है यदि पुलिस रिपोर्ट परिवाद वाले मामले में किसी अभियुक्त से संबंधित नहीं है, या यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर किसी अपराध का संज्ञान नहीं करता है, तो वह उस जांच या विचारण में जो उसके द्वारा रोक ली गई थी इस संहिता के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगी। ये तो आप जानते ही हैं। तीसरा तो सिंपल सी बात कह रहा है कि भैया अन्वेषण के लिए रोक रखी थी कार्रवाई। अब अन्वेषण के बाद पता पड़ा कि जिस व्यक्ति ने परिवाद किया या जिसके बारे में परिवाद किया उससे संबंधित तो रिपोर्ट है ही नहीं, उससे संबंधित तो अन्वेषण की कार्रवाई है ही नहीं, है ना, उससे संबंधित नहीं है। एक ये लगता है, और दूसरा क्या लगता है कि पुलिस रिपोर्ट पर की गई अपराध संज्ञान नहीं की है, या ये क्या लिखा है कि या मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर किसी अन्य अपराध का संज्ञान नहीं किया, या मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट ने जो अपराध की पुलिस ने जो रिपोर्ट पेश की उस पर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ही नहीं लिया, उसको लगा कि भाई संज्ञान लेने लायक मामला नहीं है। कई बार होता है ना कि पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट भी पेश की और मजिस्ट्रेट ने उस पर संज्ञान ही नहीं लिया। तो अगर मजिस्ट्रेट, दोनों परिस्थिति, या तो उस व्यक्ति से संबंधित नहीं है, उसका अन्वेषण की जो भी कार्रवाई वगैरह थी, पुलिस रिपोर्ट वगैरह थी, या मजिस्ट्रेट साहब ने संज्ञान ही नहीं लिया उस मामले, जो पुलिस वालों ने पुलिस रिपोर्ट पेश की उस पर मजिस्ट्रेट साहब ने संज्ञान ही नहीं लिया, तो कुल मिला के ये कह रहा है कि मामला फिर कैसे, फिर तो ये जैसा परिवाद निपटाए जाते हैं मजिस्ट्रेट द्वारा, वैसे ही क्या करेगा, कार्रवाई प्रारंभ कर देगा और मामले का निराकरण करेगा। जैसे परिवाद कार्रवाई होती है उसी प्रकार से क्या करेगा न्यायालय, फिर मामले में आगे कार्रवाई करेगा। ठीक है, ये आपके हो गए 210। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है आपका अध्याय बदल जाता है, अध्याय 17। अध्याय 17 है जो आपका अध्याय 17 फिर पहला भाग में बटा है, आरोप से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट अध्याय है, आरोप। ध्यान में रखें, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते सबसे, जो हमने पढ़ा अभी। इसके बाद ये भी, तो आरोप की अंतर्वस्तु धारा 211 पूछी जाती है, 200 सेक्शन 211 आरोप। क्योंकि जब अब देखिए पहले क्या हुआ, पहले आदेशिकाएं हो गई है ना, आदेशिकाएं न्यायालय ने जारी कर दी। अब भाई आदेशिकाएं बाध्यताएं सब चीज हो गई, उसके बाद अब क्या होगा, अब आरोप लगेंगे ना, आरोप लगेंगे, उसके बाद आपकी ट्रायलें आ जाएंगी, फिर विचार होंगे। तो पूरा क्रम से चल रहा है। पहले आदेश का हो गई, आप समन कर लिए, वारंट कर लिए, अब आप आरोप लगाओगे, मामला आ गया, आप क्या करोगे, आरोप लगाओगे, तो उसी के बाद फिर उसके बाद आगे अपन पढ़ेंगे ट्रायलें, तो फिर ट्रायलें आ जाएगी। देखिए ये क्या कहता है, क्रम से है सारी चीजें। देखिए अब ये कहता है 211, इसमें आरोप के प्रारूप के बारे में बताया गया है, आरोप की अंतर्वस्तु। धारा 200 क्या है, आरोप की अंतर्वस्तु। देखिए इसमें पहला क्लॉज देखिए, ये कहता है इस संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि इसमें ये तो नहीं बताया गया भी आरोप क्या होते हैं, बस इतना ये बता दिया कि भैया आरोप में क्या क्या कथन अंदर जो है कथन अंतर्विष्ट किए जाएंगे आरोप में। तो क्या क्या बातें होंगी, जो आरोप बनाता है मजिस्ट्रेट, जो आरोप लिखता है मजिस्ट्रेट, तो उसमें क्या क्या बातें आरोप के अंदर लिखी जाएंगी उसके बारे में। पहला कहता है इस संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है। किसका कथन होगा, आरोप का कथन, उसमें उस अपराध का कथन, अपराध का कथन होगा। ये याद रखिए, काय का कथन होगा, अपराध का कथन। भाई अपराध का कथन तो वो नहीं है, तभी तो आरोप लगेगा। अपराध का कथन क्या होगा कि भाई इनने फलाना फलाना अपराध किया, पूरा पढ़ेंगे तब क्लियर समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, अपराध का कथन होगा कि भाई कैसे अपराध किया, कौन सा अपराध किया, तो उस अपराध का कथन होगा अपराध के बारे में, कि फलाने फलाने के घर में घुसे, बंदूक निकाली, ये करा वो करा, इस तरीके से जो होगा उसका कथन होगा अपराध के बारे में कि कैसे बना। दूसरा कहता है यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है तो आरोप में उसी नाम से उस अपराध का वर्णन होगा। ये कहता है कि अगर अपराध का कोई नाम दिया गया है, जैसे कि मान लो हत्या की है तो हत्या लिखा जाएगा, चोरी की है तो चोरी लिखी जाएगी,
डकैती की है तो डकैती लिखा जाएगा। अगर नाम दिया है किसी संहिता में तो उसका वो जो संहिता, अपन तो आईपीसी की बात करें, इसके अलावा जो भी संहिता है उसमें जो भी नाम दिया है अपराध का, जैसे हत्या होता है, चोरी होती है, जो भी अपराध होते हैं उदाहरण के लिए, तो जो भी नाम है उसी नाम के साथ उसका कथन किया जाएगा कि इन्होंने फलाने के घर में उससे चोरी कारित की, फलाने की ने हत्या कारित की। तो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा जो दिया है संहिता में। याद रखें, अपने मन से नहीं करेंगे क्योंकि कोई अपने लोकल शब्द लगा देंगे, नहीं, जो दिए हैं संहिता में उन्हीं शब्दों का क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, जो अपराध को जो नाम दिया गया है उन्हीं शब्दों का। ठीक है। तीसरा कहता है यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम नहीं दिया गया है तो अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी जितने से अभियुक्त को उस बात की सूचना हो जाए जिसका उस पर आरोप है। अब कुछ बात कह रहा है कि भैया अगर कोई ऐसी विधि जहां उस पर नाम नहीं दिया गया है, नाम नहीं दिया गया है, तो ये कह रहा है तो फिर क्या करा जाएगा। अगर किसी विधि में नाम ही नहीं दिया गया अपराध का, तो ये कह रहा है उसकी विधि, अपराध की विधि बताना पड़ेगी उतनी, कैसी, उतनी विधि बतानी पड़ेगी जितनी आवश्यक हो उसको समझने के लिए। किस बात को समझने के लिए अभियुक्त को, कि उसने क्या किया है, कौन सा अपराध किया है, उतनी विधि बतानी पड़ेगी। ठीक है, विधि उतनी हो गया, उतनी विधि क्या करना पड़ेगा उसे, उतनी विधि मतलब उतनी पूरा एक तरीके से उतना बताना पड़ेगा, उतना विधि बताना पड़ेगा कि आपने फलाने फलाने तरीके से का अपराध किया है। जो भी अपराध किया हो तो उसको समझ में आ जाए, कुछ क्या आ जाए, उसको समझ में आ जाए कि उसने क्या किया है। क्योंकि नाम तो है नहीं तो क्या करोगे आप, स्टोरी के थ्रू कुल मिला के ये कह रहा है ना कि जो घटना हुई है उसकी कोई स्टोरी होगी, कोई घटना होगी, कोई चरण होगा कि आप इसमें आप ये किया, आपने वो किया, इस तरीके से आपने ये किया। तो इससे उसको समझ में आ जाएगा कि उसने कौन सा अपराध कारित किया है। अगर कब ये कब, जब उसमें कोई नाम ना हो, विधि में किसी अपराध का कोई नाम ना, ऐसी वैसे होता नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है कि भाई ना हो इसीलिए जोड़ दिया है कि कभी कभी हो सकता है कि कोई नाम ना हो, है ना, क्योंकि कोई विधि संपूर्ण तो होती नहीं, कभी कोई ऐसा अपराध निकला है कि अभी तक उसका नामकरण ही नहीं हुआ हो, तो फिर क्या करेंगे। तो ऐसे अपराधों में फिर ऐसे ही बताना पड़ेगा कि इन्होंने ये किया, इसलिए इन्होंने ये किया, इसलिए इन्होंने ये अपराध किया, तो उसके समझ में आ जाए व्यक्ति की कि भाई उनको क्या का आरोप लगाया गया। चौथा कहता है वह विधि और विधि की वह धारा जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना कथित आरोप में उल्लिखित होगी, साथ में धारा। ये कह रहा है कि भाई जो भी अपराध किया जाएगा उसकी धारा भी आपको, और वो अधिनियम का नाम, दोनों कह रहा है अधिनियम का नाम भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि धारा से काम थोड़ी चलेगा कि भी धारा लगा दी तो किस अधिनियम की धारा, काहे की धारा लगा रहे हो, तो वो अधिनियम का नाम भी लिखना पड़ेगा और साथ में वो धारा भी लिखनी पड़ेगी जिसके तहत वो अपराध किया गया है। तो ये सारी चीजें उसमें आरोप में होती हैं। इसके अलावा देखिए, यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है इस कथन के समतुल्य है कि विधि द्वारा अपेक्षित शर्त, प्रत्येक शर्त जिसमें आरोपित अपराध बनता है उस विशिष्ट मामले में पूरी कर दी गई। ये ऊपर तक आरोप की बात होगी। अब ये कह रहा है कि भैया जब आरोप लगा दिया गया है तो ये मान लिया जाएगा कि विधि की शर्तें पूरी कर ली गई, कि आपको क्या है, आपको जानकारी होगी। कुल मिला के आरोप क्या है, आरोप एक तरीके से अभियुक्त को इस बात की जानकारी है, जानकारी या कह लीजिए इत्तला देना है कि उसने कौन सा अपराध किया है, कब किया है और किस तरीके से किया है, ताकि वो क्या कर सके, वो अपना बचाव कर सके। तो ये जानकारी देना है, किसको जानकारी देना, अभियुक्त को जानकारी देना है कि आपने फलाने फलाना अपराध किया है, फलानी फलानी तारीख को किया, फलाने फलाने समय किया है और फलानी विधि के अधीन आपका अपराध दंडनीय है, ताकि क्या कर सके, वो अपना उचित बचाव कर सके। तो उसको एक तरीके से जानकारी देना है। तो यही कह रहा है पांचवा क्लॉज कि जब इस तरीके की उसको जानकारी दे दी जाती है तो ये मान लिया जाएगा कि विधि की सारी अपेक्षाएं पूरी कर ली गई है, यानी उसको जानकारी दे दी गई है। ठीक है। छठवां देखिए क्या कहता है, आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। ये भी याद रखें, कैसे लिखा जाएगा, भाषा कौन सी होगी, न्यायालय की। अब आप कहोगे भाई न्यायालय की भाषा क्या हो, जो भी न्यायालय में चलती हो, हिंदी चलती हो हिंदी में होगा, उर्दू चलती हो उर्दू में होगा, संस्कृत चलती हो, तो जो भी भाषा चलती होगी उस भाषा में उसका, नॉर्मली अपने यहाँ जो हिंदी चलती है, अगर तमिल वगैरह है तो वहाँ जो भाषा चलती होगी उनकी उन भाषा में उसका हो सकता है। तो न्यायालय की जो भाषा होती है, जो निर्धारित भाषा है, उस भाषा में उसके कथन को कुल मिला के उसको आरोप लगाया जाएगा, है ना। तो ये इसीलिए कि जो भी न्यायालय की भाषा हिंदी है तो हिंदी, उसके अलावा कोई साउथ वगैरह में है तो वहाँ के न्यायालय जो भाषा यूज करते हैं लोकल में उनकी भाषा में लगाया जाएगा। तो जो भी हाईकोर्ट में तय किया होगा उनका, राज्य सरकार ने तय किया होगा, निचले न्यायालयों की, निचले न्यायालयों की भाषा कौन तय करता है, राज्य सरकार। कौन तय करता है, राज्य सरकार, है ना। और हाईकोर्ट की भाषा कौन तय करता है, हाईकोर्ट खुद कर लेता है। ठीक है, याद रखना, हाईकोर्ट की भाषा हाईकोर्ट खुद तय कर लेता है कि भाई हिंदी करेगा कि इंग्लिश में काम करेगा, कि कौन सी भाषा में काम करेगा। और हाईकोर्ट से निचले जो न्यायालय होते हैं उनकी भाषा कौन तय करता है, उनकी भाषा राज्य सरकार तय करती है कि भैया जी कौन सी भाषा में काम करेंगे, है ना। हिंदी होगी, गुजराती होगी, मराठी होगी, कौन सी भाषा होगी, जो स्टेट गवर्नमेंट तय करती है उस भाषा का कार्रवाइयां की जाती है।
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 7वां देखिए, इसमें 7वां यही निकले थे। 7वां कहता है यदि अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किए जाने पर किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी पूर्व दोष सिद्धि के कारण वर्धित दंड का या भिन्न प्रकार के दंड का भागी है और ये आशित है कि ऐसे पूर्व दोष सिद्धि के कारण वर्धित दंड का या अच्छा एक मिनट क्या डबल हो गया, आशित है कि ऐसी पूर्व दोष सिद्धि उस दंड को प्रभावित करने के प्रयोजनों के लिए साबित की जाए जिससे न्यायालय पश्चातवर्ती अपराध के लिए देना ठीक समझे, तो वह पूर्व दोष सिद्धि का तथ्य, तारीख और स्थान आरोप में कथित होंगे और यदि ऐसा कथन रह गया है तो न्यायालय दंडादेश देने से पूर्व किसी समय उसे जोड़ सकेगा। ये कह रहा है कि भैया कोई ऐसा अपराधी जो है जिसने पहले भी कोई अपराध किया है, पूर्व दोष सिद्धि है, पूर्व दोष सिद्धि वाला अपराधी है। कौन सा अपराधी है? दोष सिद्धि, पूर्व दोष सिद्धि वाला कोई अपराधी है और कोई जो पूर्व दोष सिद्धि है उसकी ऐसी है, मतलब केवल पूर्व दोष सिद्धि वाला मामला नहीं, केवल ऐसी पूर्व दोष सिद्धि है कि इससे मामला प्रभावित हो सकता है। मतलब जो वर्तमान मामला चल रहा है अगर इसकी ये पूर्व दोष सिद्धि होती है तो उससे फर्क पड़ेगा मामले में। क्या फर्क पड़ेगा कि इससे ज्यादा दंड की सजा होगी। इस तरीके का कोई अगर पूर्व दोष सिद्धि है तो न्यायालय उन कथनों को भी लेखबद्ध कर सकता है। अगर छूट गया है, भूल गया है, तो जब विचारण चलेगा तो विचारण के किसी भी प्रकरण पर न्यायालय क्या कर सकता है, जो उसकी जो पूर्व दोष सिद्धि वाले कथन है उसको शामिल कर सकता है। ये भी पढ़ेंगे ये कब शामिल करता है ना। तो यहाँ तो ये कह रहा है कि न्यायालय उस कथनों को लिखेगा, तो पूर्व दोष सिद्धि के कथन तो लिखेगा, लेकिन इनको कब लिए जाएंगे वो बाद में अपन ट्रायलों में पढ़ेंगे ये सारी चीज को डिटेल में, है ना। तो इसको नहीं, तो बस इतना याद रखेंगे पूर्व दोष सिद्धि के जो कथन है उनको न्यायालय क्या कर लेगा, उनको भी लिख लेगा, उनको कर लिए जाएंगे, अभिलिखित कर लिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आप दृष्टांत देखिए, दृष्टांत क्या है। पहला दृष्टांत देखिए क्या कहता है, का पर खाकी हत्या का आरोप है, इस हत्या का आरोप है, यह बात इस कथन के समतुल है कि का कार भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और 300 की समतुल धारा 300 में दी गई हत्या की परिभाषा के अंदर आता है और वह उस संहिता के साधारण अपवादों में से किसी के अंदर नहीं आता है और वह धारा 300 के 5 अपवादों में से भी किसी के अंदर नहीं आता है, या यदि वह अपवाद एक के अंतर्गत आता है तो उस अपवादों के 3 परंतुकों में से कोई ना कोई परंतु उसे लागू है। ये तो छोड़िए, इसके कोई मतलब नहीं है इनका, ये इनका आरोपों से संबंधित नहीं लिखा है। नीचे छल का लिखा है कि हत्या, चोरी वगैरह जिस छल का है, कोई मतलब के नहीं है इनके उदाहरण, छोड़िए इसके, इनको रहने दीजिए, इनका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 312 देखिए, इसमें लिखा है आरोप का एक आध उदाहरण का भारतीय दंड संहिता की धारा 184 के अधीन आरोप है कि उसने लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तावित संपत्ति के विक्रय में सासे बाधा डाली। आरोप में उन शब्दों का, हाँ ठीक है, देखिए जो लास्ट वाला कह रहा है कि आरोप की अगर विक्रय वाला लोक सेवक वाला एक उदाहरण दे रखा है कि किसी लोक सेवक को क्या डाली, विक्रय वगैरह में बाधा डाली, तो वो शब्द के बारे में कह रहा है। और रीति के देखिए काव, छलक, चोरी, जार क्रम, ये सारी चिन्ह आरोप में लगाए गए अभियोग में। एक मिनट, ये सब उन्हीं की बात है, कह रहा है कि जो आरोप में चोरी, छल वगैरह ये सब लगाए हैं तो उनकी क्या करना पड़ेगी, उन सब की धाराएं वगैरह उसमें लिखनी पड़ेगी। ये जो खास नहीं है क्या ना, ये स्पष्ट कर रहे हैं जो आरोप की परिभाषा दी है उसको बिल्कुल तरीके से स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। 212 देखिए, सेक्शन 212, सेक्शन 212 क्या कहता है, इसको और देख लीजिए। 212 कितने हैं अभी, काफी है। देखिए 212 कहता है, इसको रहने दीजिए, इसको कल ही देखेंगे क्योंकि वैसे थोड़ा सा रह गया, वैसे ये चैप्टर जो है थोड़ा सा रह गया, उसके बाद फिर आपकी ट्रायल 225 से ट्रायल्स हो जाएंगी ना। तो थोड़ा सा जो बचा है उसको कल देखेंगे, उसके बाद फिर इसकी ट्रायल जो है अपन शुरू करेंगे। तो 212 इसलिए कि अभी थोड़ा सा रह गया तो इसको पढ़ना है, कल हो जाएगा आराम से। उसके बाद जो है अपन इसका ट्रायल जो है आपका क्या कहते हैं, ट्रायल आ जाएंगी तो ट्रायलें देखेंगे, इसको कल खत्म करेंगे, उसके बाद ट्रायल थोड़ा आगे से शुरू करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए, चलिए।